अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। 1 अप्रैल 2024 की रात गाजा पट्टी की एक सड़क पर कुछ गाड़ियों का काफिला रेंग रहा था। गाड़ियों के ऊपर वर्ल्ड सेंट्रल किचन WCK का लोगो लगा था। WCK अमेरिका से चलने वाला नॉन प्रॉफिट संगठन है। ये आपदा या जंग से प्रभावित लोगों को खाना मुहैया कराता है। गाजा में जंग के चलते 20 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। WCK उनके लिए ताज़ा खाना पहुंचाने में जुटा था। उस रात भी वे अपना काम खत्म करके निकल रहे थे, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जंग की वजह से सड़कें जर्जर हो चुकी थी, बिजली के खंभे और साइन बोर्ड्स मलबे का हिस्सा बन चुके थे। बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था, जिसके चलते गाड़ी में सवार लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। इतने में रोशनी का जबरदस्त भभूका उठा और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत पड़ गया। फिर चीख पुकार शुरू हुई। काफिले पर इजराइल ने हमला किया था। जब तक कयामत थमती 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक शामिल थे। एक फिलिस्तीनी भी था। फिलिस्तीनियों की मौत तो आम हो चुकी है, उन्हें बस आंकड़ों तक सीमित कर दिया गया है। मगर पश्चिमी देशों को अपने नागरिकों की चिंता तो है। उनका रिएक्शन देखने लायक था। क्या ब्रिटेन, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, सबने एक सुर में हमले की निंदा की, इजराइल को लताड़ा, निष्पक्ष जांच की मांग की। I expressed Australia's anger and concern at the death of Zomi Francom. This is completely unacceptable. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen, which has been relentless in working to get food to those who are hungry in Gaza and, quite frankly, around the world. I'm shocked and saddened to hear the reported deaths of aid workers. हमले पर इजराइल भी बोला। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि हमला इजरायली सेना ने ही किया। बोले, जंग में ऐसी चीजें हो जाती हैं। לצערנו ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא יישנה שוב. नेतन्याहू के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 पन्नों का स्टेटमेंट जारी किया। लिखा, इजराइल आम नागरिकों और मानवीय मदद पहुंचाने वालों की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मैं बहुत आहत और दुखी हूं। 1 अप्रैल को जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। यह आपत्तियां ऐसे समय में आ रही हैं जब नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से घिर गई है। इजराइल में हजारों प्रदर्शनकारी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ईरान बदला लेने की धमकी दे रहा है। इजराइल के मित्र तत्काल युद्ध विराम का दबाव बना रहे हैं और हमास की कैद में मौजूद बंधकों का कोई अता पता नहीं। WCK पर हमले ने इस स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। तो आज हम जानेंगे WCK पर हमले की कहानी क्या है, पश्चिमी देश इजराइल से नाराज क्यों हैं और क्या अब इजराइल हमला बंद करेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हमले की। वर्ल्ड सेंट्रल किचन एक US बेस्ड गैर लाभकारी संगठन है। शुरुआत 2010 में हुई। फाउंडर्स थे स्पेनिश मूल के अमेरिकी शेफ होजे आंद्रेस और उनकी पत्नी पैट्रिसिया फर्नांडिस दे ला क्रूज। शुरुआत की कहानी भी दिलचस्प है। जनवरी 2010 में हेती में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए। इस बर्बादी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर मदद के लिए दुनिया भर के लोग और संगठन हेती पहुंचे। इन्हीं में होजे भी शामिल थे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अस्थायी किचन शुरू किया। लोकल शेफ्स की मदद से ताज़ा खाना बनाकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया। यहीं से उनके मन में वर्ल्ड सेंट्रल किचन बनाने का ख्याल आया था। हेती के बाद दुनिया भर में जहां कहीं बड़ी आपदा आई, वर्ल्ड सेंट्रल किचन मदद में आगे रहा। अफगानिस्तान के भूकंप से लेकर टोंगा में ज्वालामुखी फटने तक और यूक्रेन से गाजा तक की में उन्होंने खाना पहुंचाया। कोविड लॉकडाउन के दौरान वे हेल्थ केयर वर्कर्स को ताज़ा खाना देते थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का दावा है कि वे अब तक 35 करोड़ थालियां बांट चुके हैं। पैसे कहां से आते हैं? चंदे और डोनेशन से। 2021 में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने WCK को 830 करोड़ रुपए दिए थे। 2022 में WCK को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली थी। वर्ल्ड सेंट्रल किचन गाजा में क्या कर रहा था? 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू हुई। अभी तक ये जंग जारी है। इजराइल के हमले में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 15 लाख लोगों ने रफा में शरण ली हुई है। रफा गाजा पट्टी का सुदूर दक्षिणी शहर है।
इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। बाहर से आने वाली मदद पर इजराइल का पहरा है। मानवीय मदद वाले ट्रकों को परमिशन लेनी पड़ती है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन उन चुनिंदा संगठनों में से था जिन्हें गाजा में मदद भेजने की इजाज़त थी। गाजा पट्टी में उनके 68 कम्युनिटी किचन काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 से 29 मार्च 2024 के बीच वे गाजा में 4 करोड़ से ज़्यादा थालियां बांट चुके थे। गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन की अहमियत पर भी बात करते हैं। अक्टूबर 2023 से पहले गाजा की लगभग 80% आबादी बाहरी मदद पर निर्भर थी। मदद देने वाली सबसे बड़ी एजेंसी थी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज यानी UNRWA। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी। पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद ये एजेंसी गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में भी काम करती है। लगभग 53 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA के साथ रजिस्टर्ड हैं। इस एजेंसी का काम आपको बताते हैं। विस्थापितों को शरण और बुनियादी चीज़ों की मदद देती है, अस्पताल और स्कूल चलाती है, बच्चों को किताबें मुहैया कराती है। इसके अलावा 13,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को नौकरी भी इसने दी है। ऐसा समझ लीजिए कि UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों की लाइफलाइन थी। उनको पैसा UN के सदस्य देशों से मिलता था। फिर जनवरी 2024 में एजेंसी पर गंभीर आरोप लगे। इजराइल ने दावा किया कि हमास के आतंकी हमले में UNRWA के स्टाफ मेंबर शामिल थे। इसके बाद अमेरिका समेत 16 बड़े डोनर्स ने फंडिंग रोक दी। मार्च में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्वीडन ने फंडिंग शुरू कर दी। फिर भी UNRWA पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन इस वैक्यूम को भरने में मदद कर रहा था। हमले के बाद क्या क्या हुआ है? वर्ल्ड सेंट्रल किचन के मुताबिक कुल 7 वर्कर्स की मौत हुई है। 3 ब्रिटिश थे, एक फिलिस्तीन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे, जबकि एक के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता थी। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने बताया कि रूट की जानकारी इजरायली फौज को दी जा चुकी थी, इसके बावजूद हमला किया गया। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गाजा में अपना काम रोक दिया है। साइप्रस से एक जहाज 200 टन खाना लेकर गाजा आ रहा था, उसको रास्ते से वापस लौटा दिया गया है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन रोजाना 3.5 लाख लोगों का पेट भर रहा था। अब उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। हमले के बाद अमेरिकन नियर ईस्ट रिफ्यूजी एड ने भी अपना काम बंद कर दिया। वे WCK के साथ ही काम कर रहे थे। दुनिया भर से इस पर क्या क्या रिएक्शंस आए? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। उन्होंने माना कि बेगुनाह लोगों की जान गई, मामले की जांच की जाएगी। לצערנו ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא יישנה שוב. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बोले ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ली है और निष्पक्ष जांच का वादा किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन जरूरी काम कर रहा था। इजराइल को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें कोई रुकावट ना आए। हमने इजराइल से जांच की मांग की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने इजरायली राजदूत को समन भेजकर बोला है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 12 बरसों में पहली बार ऐसा हुआ। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की, कहा हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का विरोध करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिम्मेदारी तय करने की मांग की। चीन के विदेश मंत्रालय ने घटना पर चिंता जताई, कहा कि मानवीय मदद पहुंचाने वाले लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे ज्यादा नजर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर थी। उनका बयान 2 अप्रैल को शाम में सामने आया। 2 पन्नों के स्टेटमेंट में उन्होंने गहरी नाराजगी इस पर जताई। क्या क्या कहा, मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। इजराइल ने सच सामने लाने का वादा किया है। ये जांच जल्द हो, जिम्मेदारी तय हो और इसके नतीजों को पब्लिक किया जाए। इजराइल ने मानवीय मदद पहुंचाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। आम नागरिकों को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। इस तरह की घटना कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। बाइडेन ने कहा, मैं इजराइल पर युद्ध विराम के लिए और दबाव डालूंगा। इस डील में बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित की जाएगी। हाल के दिनों में ये बाइडेन का सबसे सख्त बयान माना जा रहा है। वो भी इजराइल के खिलाफ में ये बयान आया है। इससे पहले वो प्राइवेट टॉक्स और इंटरव्यूज में नेतन्याहू की आलोचना कर रहे थे। फिर मार्च 2024 में UN सिक्योरिटी काउंसिल में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। अब सीधे लहजे में अपनी बात रखी है। दरअसल इजराइल हमास जंग बाइडेन के गले की हड्डी बन गई। ना उगलते बन रही है ना निगलते। इजराइल का साथ छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में उसके हित प्रभावित होंगे। यहूदी लॉबी का प्रेशर झेलना मुश्किल हो जाएगा। अगर साथ देना बंद नहीं किया तो कुर्सी पर खतरा है। बाइडेन सरकार ने अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल को हथियारों की 2 बड़ी खेप भेजी हैं।
पर्याप्त पैसे भी दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दिया। इसमें गाजा में जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी भी हिस्सेदारी बनती है। इसी को आधार बनाकर अमेरिका का लिबरल तबका बाइडेन का विरोध कर रहा है। मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं। 2 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने इफ्तार पार्टी आयोजित की थी, मगर अधिकतर मेहमानों ने आने से मना कर दिया, जिसके चलते पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। इन सबके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी बाइडेन का विरोध हो रहा है। इसका असर प्राइमरी इलेक्शंस में भी दिखा। भले ही बाइडेन ने उम्मीदवारी हासिल कर ली, मगर फाइनल इलेक्शन में कोर वोटर्स का साथ छूटने की आशंका है। अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। पूछा, इतने हथियार, पैसे और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के बाद अमेरिका अब युद्ध विराम पर इतना जोर क्यों दे रहा है, और अगर इजराइल उसकी बात नहीं मानता, जो कि हो भी रहा है, तो उसके पास क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, और ये आई थिंक जो जितने भी फॉरेन पॉलिसी के जो बड़े-बड़े थिंक टैंक्स हैं या एडवाइजर्स हैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, हर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। इसराइल और अमेरिका की जो दोस्ती है उसकी मिसाल दी जाती है, अभी से नहीं, जब से इसराइल इंडिपेंडेंट हुआ है उससे पहले से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों, किस कारण से अब हम यहाँ पे इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अमेरिका और इसराइल के जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो दोनों के दोनों एक पेज पे नहीं है। इतने जो लोग मरे हैं अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस वॉर में, हम टेररिस्ट की बात नहीं कर रहे, हम सिविलियंस की बात कर रहे हैं। अम, अभी तक हमने ये देखा है कि अमेरिका पिछले कुछ, अगर मैं कहूँ 4 या 5 महीनों से बार-बार नज कर रहा था इज़राइल को कि देखिए सिविलियंस की जानें नहीं जानी चाहिए, या आप जो है कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से अटैक ना करें जहाँ पे सिविलियंस है। मुझे याद है कि लास्ट मंथ एक्चुअली लास्ट मंथ नहीं, फरवरी में प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुले तौर पे आके कहा था कि जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक्स नहीं करने चाहिए इज़राइल ने, और उसके लिए इज़राइल को जो है, जो भी एक इंतजाम करने हो, जिस तरह के प्रिकॉशन लेने वो लेने चाहिए। कल जो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इज़राइल ने इस तरह के प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, और ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है ये। जो बाइडेन जो है, उनके ऊपर डोमेस्टिकली भी बहुत बड़ा प्रेशर है। कल यहाँ पे बहुत लोगों का शायद ध्यान ना हो, यहाँ पे प्राइमरीज थी विस्कॉन्सिन जैसे स्टेट में, जहाँ पे करीब 40,000 लोगों ने बाइडेन का नाम ना लिखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी में उन्होंने अनकमिटेड लिखा, और कईयों ने गाजा का नाम लिखा। विस्कॉन्सिन एक ऐसा स्टेट है जो बाइडेन 2020 में केवल 22,000 वोटों से जीते थे। तो ये बार-बार जो है एक तरह से प्रेशर बनाया गया है जो बाइडेन के ऊपर, उनको समझाने के लिए कि देखिए आपको अपना जो समर्थन है, जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि बस हम आँख बंद करके लग गए अपने दोस्त के साथ लड़ने के लिए। आपको आपकी आँखें खोलनी चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए क्या हो रहा है। ट्यूसडे को यहाँ के एक बहुत बड़े पैलेस्तीनी डॉक्टर हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनर हैं, वो एक मीटिंग में गए थे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल के साथ। उस मीटिंग में जाके उन्होंने, वो मीटिंग से बाहर चले गए, उन्होंने एक लेटर दिया प्रेसिडेंट बाइडेन को, एक 8 साल की बच्ची की गुहार का लेटर था वो, कि हमें मारा जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पब्लिक डोमेन में अब आ रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन को बार-बार इस तरह की चीज़ें रिमाइंड कराई जा रही है कि जो गाज़ा में हो रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर आप उसे देखें तो वो सही नहीं है, और इज़राइल को आप एड या समर्थन ना दीजिए। तो मुझे लगता है ये डोमेस्टिकली जो चल रहा है, प्लस जिस तरह की रिपोर्ट्स अमेरिका के पास आ रही है, उसी के चलते वेस्ट का जो समर्थन है इज़राइल का इस वॉर को लेके, वो अब धीरे-धीरे जो है कम हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इस वॉर को किसी भी तरह सीज़फायर की तरफ लेके जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है इज़राइल की तरफ से। अच्छा, एक रोचक बात भी बताते हैं। एक तरफ जो बाइडेन चिट्ठी लिखकर इजराइल को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ वही बाइडेन सरकार इजराइल को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचने की तैयारी में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को अप्रूव करने के लिए सरकार संसद पर दबाव भी बना रही है। 2 अप्रैल को ही यूएन के प्रवक्ता स्टीफन जुआरिच ने बताया कि गाजा की जंग में अब तक 196 एड वर्कर्स की मौत हो चुकी है, मगर 1 अप्रैल से पहले तक पश्चिमी देशों ने इस तरह का गुस्सा नहीं जताया था। ऐसा क्यों? क्या पश्चिमी देश व्यक्ति की पहचान के आधार पर अपनी पॉलिसी बनाते हैं? यहाँ पर हम एक बात साफ कर दें, हर एक बेगुनाह व्यक्ति की जिंदगी बराबर है, उसको किसी भी तरह से कमियां ज़्यादा करके नहीं आंका जा सकता। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिलहाल एक्सपर्ट को सुनते हैं। देखिए, ये कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन क्योंकि जब पश्चिमी सिटीजन्स इस तरह के चीज़ों का शिकार हो जाते हैं,
तो एक खुद की गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी उस पे आ जाती है। होजे हर्नांडिस का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड ओवर इसे लोग जानते हैं, और वो हमेशा से इस तरह के एड में काम करते रहे हैं और उसमें फॉरेन सिटीजन्स होते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन हमने हमेशा देखा है। देखिए, अगर मैं आपको 2008 के मुंबई टेरर अटैक की भी हम अगर वहाँ तक भी जाएँ, तो उसमें भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा खबर यही चल रही कि इतने अमेरिकन सिटीज़न्स हैं वहाँ पे फँसे हुए। भारतीय सिटीज़न्स की भी बात हो रही थी, लेकिन दे वर वेरी मोर कंसर्न्ड अबाउट अथॉरिटीज़ के साथ, इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ जो भी बैक चैनल में बातें हो रही थी या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी, उसमें एक रीज़न ये भी था कि उसमें अमेरिकी भी फँसे हैं, कैनेडियंस भी फँसे हुए हैं, इज़राइली भी थे शायद उसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जब भी पश्चिम देशों के लोग कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में होते हैं, ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आप देखिए कि पूरी की पूरी वेस्टर्न अलायंस के लोग इसमें ऑलमोस्ट मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अनफॉर्च्युनेटली। तो ये तो होना ही था, और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत स्टर्न एक्शन या एक तरह से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए अब आपको रुकना होगा, क्योंकि द वॉर इज़ ब्रिंगिंग होम। जब भी एक अमेरिकन सिटीज़न की डेथ होती है, तो यहाँ पे उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो यही वजह है कि शायद पश्चिम देश पहले, मुझे लगता है, इतना फोर्सफुली नहीं कह रहे थे, शायद ऑन द बैकग्राउंड कह रहे होंगे, मीटिंग्स में कह रहे होंगे, लेकिन अब उन्हें, क्योंकि यहाँ के लोगों की जानें गई हैं, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि उनकी सरकार जो है, इस चीज़ को लेके नाराज़ है, नाखुश है, और वो कोशिश कर रही है कि और पश्चिम लोगों की और भी जानें वहाँ पे शायद ना जाएँ। वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हमला ऐसे समय में हुआ जब नेतन्याहू और उनकी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। इजराइल के अंदर उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमास के साथ हॉस्टेज डील अधर में है। सहयोगी देशों का दबाव बढ़ रहा है। बाइडेन सरकार अपनी घरेलू पॉलिटिक्स में उलझी हुई है। उनके लिए मदद देते रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में इजराइल हमास जंग किस तरफ जाती दिखती है, और इजराइल अमेरिका संबंधों का भविष्य क्या है? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। नेतन्याहू का सपोर्ट दोनों तरफ से, जो मुझे याद है कि 2 दिन पहले हर्ट्स जो अखबार है वहाँ पे, उसने ओपिनियन डाला कि हमें नेतन्याहू को हटा देना चाहिए अब यहाँ से एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। उनकी खुद की पार्टी के जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं नेतन्याहू की पार्टी के, वो खुद ये कह रहे हैं, खुले तौर से कह रहे हैं कि शायद हम उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहे, या हमने उस तरह से वॉर को हैंडल नहीं किया, जिस तरह से हमें हमास को कर देना चाहिए था। ये जंग इतने दिन नहीं चलनी चाहिए, और नेतन्याहू जो है वो थोड़े से सॉफ्ट है। तो मुझे लगता है नेतन्याहू के लिए ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। उनका सपोर्ट मुझे याद है 7 अक्टूबर के पहले भी बहुत कम था। हम प्रोटेस्ट देख रहे थे इज़राइल में, 10-10 हज़ार से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट नेतन्याहू। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि वो एक थोड़ी-सी रीढ़ की हड्डी दिखाएँ कि देखिए, अमेरिका मुझे मना कर रहा है, बावजूद उसके मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इज़राइल का सोच रहा हूँ, राइट? तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। जो बाइडेन के लिए मुश्किल है, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा कि उनका जो समर्थन है, स्पेशली जो अरब और मुस्लिम अमेरिकन्स हैं, जो एक तरह से बहुत बड़ा वोट बैंक है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वो इस वॉर के विरुद्ध है। तो जो बाइडेन पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सीज़फायर हो जाए। हॉस्टेजेस जो हैं, वो अभी तक फँसे हुए हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हैं चीज़ों को। बार-बार हम ये बात सुनते हैं कि शायद अब कुछ हो जाए, अब शायद सीज़फायर की तरफ जाए, एक हॉस्टेज सिचुएशन हो जाए। मुझे लगता है जब तक ये राफ़ा का जो क्वेश्चन है, जब तक ये सेटल नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध का कोई विराम लग सकता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा पेंडिंग क्वेश्चन है। अभी तक अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने रोक रखा है इज़राइल को, भले ही नेतन्याहू ये बात माने या ना माने। पर जिस तरह से यहाँ से एड जा रही थी, उस पे थोड़े से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं लोगों ने कि यहाँ पे किस तरह की एड भेजनी चाहिए। फरवरी में जो बाइडेन ने एक लेही लॉ है अमेरिका में, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई भी ऐसा देश जिसको अमेरिका जो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता और इस तरह की हरकतें करता है जहाँ पे सिविलियंस की डेथ हो रही हो, तो उसे अमेरिका एड नहीं देगा। तो जो बाइडेन ने उसमें थोड़े से क्लैरिफिकेशंस माँगे। एक डेडलाइन थी, मुझे याद है, पिछले महीने की, और उसको रिव्यू करेगा व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट कि क्या इज़राइल इस तरह के वायलेशंस, ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है, हमें पता नहीं फिलहाल क्या होगा। लेकिन जब तक इज़राइल ये राफ़ा वाला क्वेश्चन सवाल नहीं खत्म होता, मुझे लगता है ये सीज़फायर की तरफ नहीं जाएगा। और आखिरी चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बाइडेन की तरफ से जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सीज़फायर अनाउंस की जाए, क्योंकि यूक्रेन में भी एक युद्ध चल रहा है। जो बाइडेन को अगर इलेक्शन जीतना है, तो उन्हें अपने यहाँ एक कम से कम अपनी होम ऑडियंस को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने एक वॉर में सीज़फायर कराया, और दूसरा वॉर जो है वो लड़ रहे हैं रशिया के साथ। अगर ये दोनों वॉर चलते रहे नवंबर में, तो मुझे लगता है जो बाइडेन का जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस मामले में और क्या-क्या अपडेट्स हैं?
3 अप्रैल को एक बड़ी खबर आई। इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने माफी मांगी। बोले, रात के अंधेरे में गलती हो गई, हमारी लड़ाई हमास से है, गाजा के आम नागरिकों से नहीं। This incident was a grave mistake. Israel is at a war with Hamas, not with the people of Gaza. We are sorry for the unintentional harm to the members of WCK. We share in the grief of their families as well as the entire World Central Kitchen organization from the bottom of our hearts. इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी मामले के लिए माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत हुई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ताइवान से। ताइवान में 3 अप्रैल को बड़ा भूकंप आया, तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। इसको पिछले 25 वर्षों में आया सबसे भयानक भूकंप बताया जा रहा है। इससे पहले सितंबर 1999 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, उसमें 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ताइवान से चलने वाली मीडिया संस्थान ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 127 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम मलबा हटाएगी वैसे वैसे नुकसान बढ़ने की आशंका है। और क्या अपडेट्स हैं? भूकंप की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते रेल सेवा प्रभावित हुई है। कुछ जगहों पर रेल लाइंस को बंद करना पड़ा है। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। इनकी तीव्रता 7 तक हो सकती है। 3 अप्रैल की दोपहर तक 123 झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप के बाद जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। दूसरी सुर्खी ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को धमकी दी है। कहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा। 1 अप्रैल की शाम 5 बजे सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डेप्यूटी मोहम्मद हादी हाजी रहीमी शामिल हैं। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। जब इजराइल से सवाल पूछा गया, उसने कहा कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर बयान नहीं देते। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने इशारों में अपनी बात रख दी थी। 2 अप्रैल को संसद की एक कमेटी के सामने बोले, इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, हम अपने दुश्मनों की ताकत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इजराइल के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलांत ने कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिया था, मगर समझने के लिए इशारा भी काफी होता है। इसी वजह से खामेनेई की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनसे पहले ईरान के राष्ट्रपति और सीनियर मंत्रियों ने भी बदला लेने की बात कही थी। ईरान की नाराजगी की वजह क्या है? गाजा में ईरान ने हमास को सपोर्ट किया, मगर कभी सामने से हथियार या सैनिक नहीं भेजे। बस प्रॉक्सी गुटों और बयानों के दम पर साथ दिखता रहा। जानकार कहते हैं कि ईरान को डर है कि उसने अगर सीधे अटैक किया तो अमेरिका जंग में शामिल हो सकता है। इसी डर की आड़ में उसके टॉप कमांडर्स मारे जाते रहे। सीरिया में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कई ठिकानों पर हमले हुए। इसने ईरान को नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ में उसको कमजोर भी साबित किया है। 1 अप्रैल को उसके दूतावास पर अटैक हुआ। दूतावास विदेश में किसी देश की निजी संपत्ति माने जाते हैं, इसलिए दमिश्क में हुआ हमला उसकी संप्रभुता पर हमले जैसा है। उसके लिए इसको भुलाना मुश्किल होगा। अगर नहीं भूलता है और इजराइल से बदला लेने की कोशिश करता है, फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग तय है, जिसमें अमेरिका को भी शामिल होना पड़ेगा। अमेरिका ने दूतावास अटैक पर क्या कहा? हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। सुनिए। Let me make it clear, we had nothing to do with what the strike in Damascus. We weren't involved in any way whatsoever. So the comments by the Iranian foreign minister that somehow we're to be held to account or that we're to blame is just nonsense. We had nothing to do with it. और क्या-क्या रिएक्शंस आए? यूएन ने हमले की निंदा की, बोला इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की। रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आरोप लगाया कि इजराइल तनाव को भड़का रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चीन ने कहा मिडिल ईस्ट की स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ये और ज्यादा बिगड़े। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी बोत्सवाना से है। बोत्सवाना ने 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दी है। क्या है पूरा मामला और इसको धमकी की तरह क्यों देखा जा रहा है? बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में बसा देश है। किसके लिए जाना जाता है? जंगलों और हाथी के लिए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाथी इसी देश में है। कितने? 1,30,000, जबकि पूरे मुल्क की आबादी महज 26 लाख है। हर 25 आदमी पर एक हाथी।
सुनने में पर्यावरण संरक्षण का बेजोड़ उदाहरण लगता है। एक समय ऐसा था भी जब पूरी दुनिया में हाथियों का शिकार जोरों पर था, तब बोत्सवाना ने उनको बचाया। फिर हाथियों की संख्या बढ़ती चली गई, इसको मिसाल के तौर पर देखा गया, मगर अब ये मिसाल मुसीबत में बदल गई है। हाथियों के रहने की जगह कम पड़ती जा रही, जिसके चलते वे रिहायशी इलाकों में घुसने लगे हैं, लोगों पर हमले करने लगे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तब बोत्सवाना सरकार ने हाथियों को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। 2023 में उसने 8,000 हाथी अंगोला को गिफ्ट किए। मोजाम्बिक को भी ऐसा ही ऑफर दिया गया। इसके अलावा 2019 में सरकार ने ट्रॉफी हंटिंग पर लगा बैन भी हटा दिया। ट्रॉफी हंटिंग माने जंगली जानवरों का शिकार करके उनके शरीर के हिस्सों को तमगे की तरह ले जाना, मसलन हिरन के सींग, शेर के खाल, हाथी के दांत। ज़्यादातर देशों में ट्रॉफी हंटिंग बैन है। 2014 में बोत्सवाना ने भी इसको बैन कर दिया था, मगर प्रेशर बढ़ा तो 5 बरस बैन हटा दिया। अब बाकायदा शिकार के लिए हर साल कोटा तय है। यूरोप के देशों में ये काफ़ी पॉपुलर है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों में ट्रॉफी हंटिंग के सबसे बड़े लाभार्थी जर्मन हैं, वही उनका आयात करते हैं। आज उसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? दरअसल कुछ समय पहले जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने ट्रॉफी हंटिंग के सामानों के आयात पर बैन लगाने की बात कही थी। 2 अप्रैल को जर्मन अखबार बिल्ड ने इसी से जुड़ा सवाल बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकवीसी मसीसी से पूछा। मसीसी का जवाब था, बर्लिन में बैठकर हमारे बारे में राय बनाना बहुत आसान है। हमने दुनिया के लिए जानवरों को संरक्षित किया और हम ही असली कीमत भी चुका रहे हैं। हम 20,000 हाथी जर्मनी भेजने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो हमारा गिफ्ट स्वीकार करिए। जर्मनी से पहले बोत्सवाना और ब्रिटेन के बीच भी गहमा गहमी हो चुकी है। मार्च में ब्रिटिश सरकार ने सफारी ट्रॉफी हंटिंग पर बैन लगाने की चर्चा चलाई थी, जिसके बाद बोत्सवाना ने 10,000 हाथी लंदन के हाइड पार्क में भेजने की धमकी दी थी। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।